हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 12 दिसंबर के करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 34 रहने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है। ठीक है, तो अभी हम आपको बता देते हैं 5 स्टेट में अभी चुनाव हुए हैं। ठीक है, 5 स्टेट में अभी चुनाव हुए हैं। कौन कौन से वो स्टेट हैं, सबसे पहले बात करते हैं एमपी, दूसरा कौन है छत्तीसगढ़, और तीसरा कौन है, तीसरा है राजस्थान। ठीक है, चौथा कौन सा है, मिजोरम है, और पांचवा कौन है, तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना है। अब एमपी की बात करते हैं। एमपी के अभी सीएम बनाए गए हैं कौन, मोहन यादव। कौन बनाए गए हैं, मोहन यादव। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, अभी कल इनको बनाया गया विष्णुदेव साय। क्या नाम है इनका, विष्णुदेव, विष्णुदेव साय। ठीक है, और राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए हैं, ये जैसे ही बनाया जाता है हम आपको बता देंगे। बचे मिजोरम की लाल दोमा। ठीक है, लाल दोमा। और नेक्स्ट तेलंगाना के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है, रेवंत रेड्डी। किसको बनाया गया है, रेवंत रेड्डी को। ठीक है, रेवंत रेड्डी। ये तो रहे पूरा आपका सही आंसर कौन सा होगा। मध्य प्रदेश का पूछा है तो मध्य प्रदेश का ऑप्शन नंबर सी, मोहन यादव करके मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अभी ये शपथ नहीं लिए हैं, शपथ जल्द ही लेंगे। बीजेपी के हैं, ये आपको याद रखना है। रेवंत रेड्डी की बात करते हैं तो तेलंगाना के हैं। ये कौन से, आईएनसी के हैं, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। लाल दुमा की बात करते हैं तो जेपीएम पार्टी के, जोरम पीपुल्स स्मार्ट पार्टी के हेड हैं। मोहन यादव की बात करते हैं, ये बीजेपी के सांसद हैं। और ये विष्णुदेव की बात करते हैं, ये भी बीजेपी के हैं। और एक और राजस्थान में, वहां पर भी बीजेपी की ही सरकार बनी है। वो मुख्यमंत्री जैसे बनते हैं आपको हम बता देते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं गवर्नर की। इन पांचों स्टेट के गवर्नर कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो विश्वभूषण हरिचंदन। तेलंगाना की बात करते हैं तो तमिल सही सौंदरराजन करके। ठीक है, मिजोरम की बात करते हैं तो हरि बाबू हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की, बात करते हैं तो कलराज मिश्र करके यहाँ के गवर्नर हैं। पांचों राज्य के गवर्नर कहीं पूछ सकता है, क्योंकि पांचों राज्य में अभी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, और यहाँ के सीएम नियुक्त किए गए हैं। तो सीएम के साथ साथ गवर्नर भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि पांचों राज्य का फाउंडेशन कब हुआ था, कब स्टेब्लिश किए गए थे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को इसकी गठन हुआ था इसका। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। किससे अलग हुआ था, ये एमपी से ही अलग हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 2 जून 2014 की बात करते हैं, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का गठन हुआ था, किससे अलग हुआ था, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1956 को हुआ था गठन। भाषाई आधार पर पहला राज्य है ये। ठीक है, अगर बात करते हैं भाषाई आधार पर, भारत का पहला राज्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ठीक है, पहले क्या थी, पहले यहाँ की राजधानी थी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में पड़ने की वजह से इसकी राजधानी चेंज कर दी गई। अब तेलंगाना की कैपिटल क्या हो गई है, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है, सिकंदराबाद को मिलाकर भारत की जुड़वा राजधानी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, जुड़वा राजधानी, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है, राजधानी, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, बात करते हैं मिजोरम की तो 21 जनवरी 1972 में इसका गठन हुआ था, और 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ एमपी की। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अभी तक जो सीएम बने हैं, 1 नवंबर 2000 को इनका गठन हुआ था छत्तीसगढ़ का, मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर अभी तक 1 2 3 4 5 सीएम है। अभी इनको भूपेश बघेल थे, इनको हटाकर छत्तीसगढ़ के सीएम चेंज कर दिए गए। ये भी आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं मिजोरम में। मिजोरम में विधानसभा की सीट कितनी है, 40 है, जिसमें जेपीएम पार्टी ने, जोरम लाल धूमा करके हैं। ठीक है, उनको 27 सीट मिले हैं। अब बीजेपी ने यहाँ पे 2 और एक कांग्रेस ने और एनएफएफ ने पार्टी है 10 सीट हासिल की है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर बीजेपी ने 54 सीट से जीत हासिल करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। कांग्रेस यहाँ पर 35 सीट पाई थी और जीजीपी ने 1 सीट पाई थी।
बात करते हैं मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट पे लड़ाई हुई थी, ठीक है। अब बीजेपी 163 सीटों के साथ बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और आईएनसी की बात करते हैं, कांग्रेस ने यहाँ पर 66 वोट जीत हासिल किए और एक वहाँ की लोकल पार्टी ने पाया, ठीक है। राजस्थान में टोटल 200 विधानसभा सीट होते हैं, वहाँ पर 199 सीट के लिए चुनाव हुए। एक सीट का क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ के जो विधानसभा के जो प्रतिनिधि थे उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ है। तो एक सीट पर चुनाव कभी भी हो सकता है। यहाँ पर 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। बीजेपी यहाँ पर 115 सीट के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और कांग्रेस यहाँ पर 69 सीट जीती, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बाकी यहाँ की लोकल पार्टी है, बीएसपी ने 2 और यहाँ पे लोकल पार्टी है आईएनडी ने 8, ऐसे ही जीते हैं, ठीक है। तेलंगाना की बात करते हैं तो 119 सीटों पर चुनाव हुए थे और कांग्रेस ने 64 सीट जीतकर यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे लोकल पार्टी है, बीजेपी ने 8 है, लोकल पार्टी 7, सीपीआई ने एक सीट यहाँ पर जीत हासिल की, ठीक है। चल नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है, अनुच्छेद 370 को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा निरस्त कर दिया गया, ठीक है। 370 देखते ही आपको मन में आता है सीधा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। अच्छा, इसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ये प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया गया। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जब भारत आजाद हुआ, आजाद करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को, ठीक है, 3 जून 1948 को इंडिया आए थे और भारत विभाजन की बात किए थे। अब थोड़ा सा इससे और पहले चलते हैं। आईएनसी कांग्रेस का ये गठन था पहले और मुस्लिम लीग पहले से ही चल रहे थे। अच्छा, मुस्लिम लोगों में मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा थी और इसमें हिंदुओं की जनसंख्या थी। इसका गठन 1906 में हुआ था, ठीक है, और इसका गठन हुआ था 1882 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से ही मुस्लिम की पनपने लगी और जैसे ही 3 जून 1948 की बात हुई तो ये लोग बोले कि हम अलग देश, इसके जो हेड थे मुस्लिम लीग के, इनके हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इन्होंने बोला कि पाकिस्तान, हमको हमारे अलग देश होगा, उसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान होगा, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है। और उस समय पूरे भारत में 562 रियासतें थी, मतलब अलग अलग जगह पर राजा रहते थे, उनको मिलाकर 562 थे। मतलब कि हम बोल सकते हैं उस समय भारत में 562 स्टेट थे, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सबको मिलाने के लिए बोला, ठीक है, जिसमें से 559, ठीक है, 559 ने ऑटोमेटिक मिल लिया, ठीक है। इसमें से 3 रियासत बची। 3 रियासत कौन थी, पहला कौन था, पहला जम्मू कश्मीर था, ये नहीं मिला। दूसरा कौन था, जूनागढ़ था, ठीक है, जूनागढ़, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। और तीसरा कौन था, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। अब बात करते हैं जूनागढ़, तो यहाँ पर जनमत जनमत संग्रह से इसको मिला लिया गया। जनमत संग्रह मतलब जनता को पूछा गया कि आप लोग कहाँ पे रहना चाहते हैं, भारत या पाकिस्तान में, तो उन्होंने बोला कि हम भारत में रहना चाहते हैं, मतलब जनता के द्वारा इसे मिला लिया गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तरफ, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत इसे सैनिकों द्वारा अपने में मिला लिया गया। बचा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, ठीक है, कौन थे, हरि सिंह यहाँ के राजा थे। और इन्होंने बोला कि ना हम भारत में रहेंगे ना हम पाकिस्तान में रहेंगे, हमारा एक अलग ही रहेगा स्पेशल, क्योंकि अंग्रेजों ने बोला है आप लोग आज़ाद हो, तो हम आज़ाद रहेंगे, किसी के अधीन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस जम्मू कश्मीर में जो हरि सिंह थे ये एक हिंदू थे, ठीक है, यह एक हिंदू थे। और इसमें जम्मू कश्मीर में जनसंख्या जिसकी ज्यादा थी वो कौन थे, वो पाकिस्तानी थे, ठीक है, सॉरी पाकिस्तानी मुस्लिम लोग थे। इसका फायदा देखकर पाकिस्तानियों ने इसका फायदा देखकर पाकिस्तानी सोचे कि यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, तो क्यों ना हम इनको मिला लें, ठीक है। तो पाकिस्तानियों ने अपनी तरफ से काबुलाइयों को, किसको, काबुलाई मतलब जो काबुल में रहते थे उनको काबुलाई बोलते थे। वो बोल रहे थे कि काबुलाइयों को यहाँ पर भेजें जम्मू कश्मीर में कुछ। और हालांकि ये तो सैनिक थे, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी के ये सैनिक थे, इनको यहाँ पर भेजा गया, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, कि आप लोग वहां पे जाइए और वहां की जनता को भड़काइए और वो लोग पाकिस्तान में मिल जाए। ये पता चली पंडित जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को। और कौन थे, और तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चली, तो बोला ऐसा तो होने नहीं देंगे। अच्छा, जब यहाँ पर पाकिस्तान की सेना आ गई इंडिया में,
ठीक है, लड़ने लगी। और वैसे ही इंडिया की भी सेना लड़ने जा रही थी, लेकिन इंडिया की सेना ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोक दिया। यहाँ के राजा जो हरि सिंह थे, ठीक है, ये जो हरि सिंह थे, यहाँ के राजा हरि सिंह, यहाँ के जो राजा हरि सिंह है, ये आए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, बोले कि हम पाकिस्तान नहीं रहना, हमें इंडिया में रहना है, तो हमको बचा लीजिए। ठीक है, वो लोग वहाँ पे युद्ध कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि ऐसे तो हम जाएंगे नहीं, आप विलय पत्र पर साइन कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला ठीक है, विलय पत्र पर साइन हम कर देते हैं। विलय पत्र पर सिग्नेचर किए कि जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का भाग है। ठीक है, तब तक तो यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई थी, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए लड़ाई शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर इंडिया सेना यहाँ दिल्ली से भेजी गई और यहाँ से पाकिस्तान की सेना यहाँ पे आई। ठीक है, गलती नेहरू जी अलग ये कर दी है, इन्होंने यूएनओ में अपना ये मुद्दा लेके चले गए कि यहाँ पर हम लोग, मतलब कि हम लोग की जमीन पर हड़पा जा रहा है। हरी सिंह ने कंफर्म कर दिया है कि ऐसा है। तो जो यूएनओ थे उस समय, उन्होंने बोला यूएनओ में कि जहाँ पर जो है वो वहीं पर रहे। तो क्या हुआ कि हालांकि भारत की जो सेना थी वो आराम से पूरा जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेती, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू गलती की है यूएनओ में जाकर। तो यूएनओ में जब बोले कि जो जहां पर है वहीं पर रहेगा, तो यहाँ तक पाकिस्तान थी लगभग 30%। ठीक है, 30% में पाकिस्तान ने हक जमा लिया, बचा कितना 60%, 70% बचा। ठीक है, 30% में पाकिस्तान हो गया। ठीक है, और बचा कितना 70%। 70% पे जम्मू कश्मीर, तभी से विवाद चल रहा है। और इस यहाँ पर एक लाइन खींच दी गई। ठीक है, और इसको बोला गया क्या, POK, पॉक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, और या फिर LOC बोलते हैं, इसको LOC बॉर्डर बोलते हैं, बॉर्डर के नाम को LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं। और इधर से चीन ने थोड़ा सा कब्जा कर लिया है, इसको क्या बोला गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो 10% चीन के पास भी चला गया, बचा इंडिया कितना 60%। तो मतलब जम्मू कश्मीर का 60% भाग इंडिया के पास है, और 30% कितना है पाकिस्तान के पास है, 10% चाइना के पास है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर को 5 जून, 5 सितंबर, सॉरी अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया कि 370 और 35A, ठीक है, 35A, ये जम्मू कश्मीर से हटाया जाता है। और जम्मू कश्मीर को स्टेट से न होकर उनको 2 यूनियन टेरिटरी में बनाया जाता है। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। कौन कौन यूनियन टेरिटरी है, पहला रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दूसरा कौन सा रहेगा, लद्दाख। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। लद्दाख में 2 जिले हैं। ठीक है, एक लेह है और दूसरा कारगिल है। जम्मू कश्मीर में कई राज्य हैं, जिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये 5 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त के बेंच में बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अच्छा, इसको समाप्त नहीं किया गया, इसमें अमेंडमेंट किए गए, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर का जो बनाया गया कि आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर का उल्लेख है, उसमें उन्होंने बोला था कि इस पहला बात तो ये कि जो जम्मू कश्मीर में रहेगा वो नागरिकता की बात करते हैं। ठीक है, नागरिकता की बात अगर करते हैं तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता तो लेगा, साथ ही साथ वो भारत की भी नागरिकता लेगा। मतलब कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता हो गई, स्पेशल जम्मू कश्मीर के लिए। दूसरी बात ये है, अगर कोई भी जम्मू कश्मीर का अगर नागरिक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का नागरिक है, वो अदर स्टेट में जाके जमीन खरीद सकता है। ठीक है, जमीन को खरीद सकता है, लेकिन अदर जो है, जो अदर स्टेट के लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर में जाके जमीन नहीं खरीद सकते। ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल था उसमें कि जम्मू कश्मीर में क्या है कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की की शादी होती है अदर स्टेट में, ठीक है, अदर स्टेट में कहीं पर भी शादी होती है, तो ये जो लड़की की जगह यहाँ पर जमीन होगी, उसको यहाँ की नागरिकता ही हटा दिया जाएगा। मतलब वो दूसरे स्टेट में गई तो उसकी नागरिकता जम्मू कश्मीर से हट जाएगी, मतलब वो जम्मू कश्मीर में नहीं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में खाली जाके आप घूम सकते हैं ना, वहाँ पे खरीद सकते हैं, मतलब कुछ जमीन हो गई, जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद सकते हैं आप। वहाँ पे घूमिए, टहलिए, फिर आइए। ऐसा जम्मू कश्मीर का कानून था। ठीक है, तो ये एक प्रकार का विशेष राज्य का दर्जा मिल गया था जम्मू कश्मीर को उस समय। लेकिन जैसे ही 5 अगस्त और 6 अगस्त और 9 अगस्त को इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया,
तब से ये समाप्त कर दिया गया। अच्छा, इनको समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर से देख सकते हैं आप, अगर यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो पंजाब राज्य थोड़ा सा यहाँ पर सट रहा है, ठीक है, और लद्दाख से सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही मिल रहा है, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात होगी तो अगर बात करेंगे लद्दाख की, तो लद्दाख और पंजाब का कनेक्शन कोई नहीं है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का कनेक्शन है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश दोनों यूनियन टेरिटरी से अलग सट रहा है, लग रहा है, ठीक है, सीमा। और पंजाब का अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो स्टेट लग रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अभी क्या बोला गया है। ये है DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़। ये 50वें CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने 5 लोगों की बेंच बुलाई, ठीक है, इन्होंने 5 लोगों की बेंच बुलाई, जिसको बोलते हैं पीठ बोलते हैं, ठीक है। इन पर इस मुद्दा पर बात किया गया और बोले कि अब विधानसभा का इलेक्शन, ठीक है, 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो, ठीक है, आप चुनाव करा सकते हैं, विधानसभा का चुनाव करा सकते हैं। और 370, जो 370 जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल था, वो जो विशेष राज्य का दर्जा था, विशेष राज्य का दर्जा जो था, उसको समाप्त कर दिया गया, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि 370 समाप्त नहीं किया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया, मतलब उसमें क्या किया गया, सुधार किया गया, ये भी आपको याद रखना है। कई लोग बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर के 370 को खत्म कर दिया गया, खत्म नहीं किया गया, उसमें सुधार किया गया। आज भी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे 370 आर्टिकल में ही है, लेकिन उसमें जो रूल थे, जो विशेष बनाता था उस राज्य को, दोहरी नागरिकता, वहां पे जमीन खरीद सकते थे, नहीं खरीद सकते थे, बहुत सारी वहां पे नियम कानून थे, वो सब हटा के जैसे और स्टेट हमारे हैं यूपी, बिहार, पंजाब, वैसे ही ये एक स्टेट हो जाएगा या फिर यूनिट टेरिटरी होगा। मतलब यहाँ पर भी आप जमीन खरीद सकते हैं, यहाँ के लोगों से शादी विवाह करके, यहाँ पर मतलब कि जो भी हम लोग अपने स्टेट में कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में भी कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये रही DY चंद्रचूड़, ठीक है, 50वें CJI है, आपको याद रखना है। देख ले सकते हैं आप यहाँ पे CJI समेत सुप्रीम कोर्ट के कौन है वो 5 जज, ठीक है, ये 5 जजों की पीठ थी, यही 5 जज हैं, ये आपको याद रखना है। BR गवई, संजीव बत्रा और DY चंद्रचूड़, ठीक है, ये DY चंद्रचूड़ है। और जस्टिस संजय और जस्टिस सूर्यकांत करके हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 5 लोग के पीठ के द्वारा 370 पर अमेंडमेंट किया गया, यह भी आपको याद रखना है। 30 सितंबर, ये आपको डेट याद रखनी है, 30 सितंबर 2024 से पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। वन भारत साड़ी वाकथान पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? अच्छा, वन भारत साड़ी वाकथान का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वन भारत साड़ी वाकथान, ठीक है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जो हैंडलूम है, ठीक है, जो हैंडलूम, जो साड़ियाँ होती हैं, हैंडलूम साड़ियाँ का मतलब होता है जो बुनकर लोग बनाते हैं, जो हाथों से साड़ियाँ बनाई जाती हैं, उनको प्रमोट करना है, इनका मेन उद्देश्य है। अब बात करते हैं किस मिनिस्टर ने, मतलब किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो साड़ी का मतलब आया था कपड़ा मिनिस्टर, कपड़ा मिनिस्टर मतलब टेक्सटाइल मिनिस्टर, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? डी सही होगा, आपको याद रखना टेक्सटाइल मिनिस्टर होगा, इन्होंने शुरुआत की है, ये आपको याद रखना है। क्या? वन भारत साड़ी वक्ता, इसमें मेन उद्देश्य क्या होगा? जो हैंडलूम साड़ियाँ हैं उनको प्रमोट करना, जो भारत की साड़ियाँ हैं जो हाथों द्वारा बुनकर द्वारा बनाई जाती हैं उनको प्रमोट करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं कौन, कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात आई है यहाँ पर, तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान है, ये भी आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ फेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? ये है अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन है? रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैभव, ठीक है। कौन है? अश्विनी वैभव, अश्विनी वैभव, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो,
ये देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पर देखिए हाथ से बुनकर द्वारा ये साड़ी बनाई जा रही है। ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनती है, बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन लोग विदेशी साड़ियों को ज़्यादा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की साड़ियों को नहीं अपना रहे हैं, तो इसीलिए ये इवेंट चलाया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। UI पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ठीक है, सबसे पहले UAVAI की बात करते हैं, तो ये एक पहल है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ठीक है, NEGD एंड इंटेल इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी मिलकर है, मतलब कि ये सभी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर, ये सभी मिनिस्ट्री मिलकर ही ये UI पहल स्टार्ट की। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब UI पहल क्या है? UI का सबसे पहले फुल फॉर्म जानने से ही हमको पता चल जाएगा कि ये है क्या। ठीक है, UI का फुल फॉर्म है क्या? यूथ फॉर ग्रोथ, यूथ फॉर ग्रोथ एंड विकास विथ AI। ठीक है, AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब इसके तहत क्या होगा? ये लॉन्च कर दिया है इसने। इसका उद्देश्य है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विथ AI। ठीक है, इसकी थीम है, ये आपको याद रखना है। इससे क्या होगा? इसमें बच्चों को शिक्षा दिया जाए, एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये एक प्रकार का AI कौशल विकास है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट होंगे उनको इसके बारे में बताया जाए कि AI क्या है, AI किस प्रकार से काम करता है, AI से हम लोग को क्या क्या फायदा हो सकते हैं या फिर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये इसमें बताया जाएगा। ठीक है, ये वोकल फॉर लोकल, ठीक है, आपने सुना होगा वोकल फॉर लोकल, एक योजना थी, उसकी थीम थी, उसको भी प्रमोट करने का काम करेगा। पहला, AI बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपको मालूम है। ठीक है, तो AI के तहत, इसके तहत 8 से जो 12 तक के स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट है, इनको भी ये शिक्षा दी जाएगी। ये भी आपको याद रखना है, स्कूलों में भी ये शिक्षा दी जाएगा UI करके। ठीक है, UI का फुल फॉर्म आप जानिए, यूथ फॉर ग्रोथ। ठीक है, यूथ फॉर ग्रोथ एंड विकास विथ AI, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब AI की बात हुई है तो कुछ AI के टूल्स निकले हुए हैं। ठीक है, AI के कुछ टूल्स निकले हैं, उनके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले बार्ड निकाला। बार्ड किसने निकाला है? गूगल ने निकाला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बार्ड किसने निकाला? गूगल निकाला। और जेमिनी ने अभी, गूगल ने एक अभी जेमिनी निकाला है, AI टूल है। ठीक है, AI टूल है, ये काफ़ी कारगर भी है। ठीक है, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये 8 प्रो, गूगल का 8 प्रो जो पिक्सलेट मोबाइल है, उसमें देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। और चैट जीपीटी की बात करते हैं। चैट जीपीटी किस कंपनी की है? ये ओपन AI। ठीक है, आज ओपन AI, ठीक है, ओपन AI कंपनी है, इसने चैट जीपीटी बनाया है। ये भी काफी कारगर है, लेकिन इससे अपडेटेड है जेमिनी, क्योंकि ये गूगल का AI टूल है। अब बात करते हैं गूगल के। ठीक है, गूगल का CEO कौन है? ठीक है, गूगल के CEO कौन है? कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। अब बात करते हैं ओपन AI के CEO कौन है? ये अभी सैम अल्टमैन। ठीक है, सैम अल्टमैन है, ये भी आपको याद रखना। सैम अल्टमैन ने ही चैट जीपीटी बनाया, ये भी आपको याद रखना। ओपन AI कंपनी के CEO हैं, ये भी आपको याद रखना है। अल्फाबेट कंपनी किसकी है? अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट कंपनी आपको मालूम है, गूगल के चाचा हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं वर्ड ऑफ द ईयर। आप बोलेंगे ये क्यों पढ़ा रहे? ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस साल कोलियंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ही AI की बात होगी तो पूछा जाएगा वर्ड ऑफ द ईयर कोलियंस डिक्शनरी के द्वारा किसको चुना गया था? AI को ही चुना गया। ठीक है, जब इसके साथ ही सुने हैं तो वर्ड ऑफ द ईयर 4 यूनिवर्सिटी, 4 डिक्शनरी, सॉरी 4 डिक्शनरी हर साल बताती है। ठीक है, तो चारों का मैंने नाम रखा है, इससे आपको एक डिक्शनरी पढ़े तो चारों पढ़ लीजिए। ठीक है, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रिज को, ठीक है, रिज, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर रिज है। और मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर है प्रामाणिक है। और कोलियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि AI बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका जो वर्ड ऑफ द ईयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में जारी
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। ठीक है, बात करते हैं 2014 में। 2014 में ये इसके भारत की रैंक कितनी थी, 31 थी। ठीक है, और आज 2023 में, ठीक है, 2023 में भारत की रैंक 7 हो गई है। मतलब कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है पर्यावरण से लेके, ठीक, पर्यावरण से रिलेटेड भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, यहाँ पर भी 7 रखा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये होगा, इसका सही होगा। अच्छा, अगर बात करते हैं ये जारी कौन करता है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक कौन जारी करता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस। ठीक है, अब बात करते हैं ये जर्मन वॉच। ठीक है, जर्मन वॉच, और प्लस कौन है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इन दोनों को संयुक्त रूप से ये इंडेक्स जारी करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें बात करते हैं फर्स्ट रैंक पे कौन है। फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकेंड किसकी है, थर्ड किसकी है, फोर्थ किसकी है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट रैंक पर खाली है, सेकेंड रैंक पर खाली है, थर्ड रैंक पर खाली है, फोर्थ रैंक पर डेनमार्क को रखा है। किसको रखा गया है, डेनमार्क को। और 5 रैंक पे किसको रखा गया है, किसको रखा है, इस्टोनिया को, एस्टोनिया को। ये भी आपको याद रखना है। मतलब कि फोर्थ पे डेनमार्क और एस्टोनिया 5 पे, और 7 पे बात करते हैं तो इंडिया, 7 पे बात करते हैं तो इंडिया। ये भी आपको आता है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर कोई नहीं, क्यों है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में एक डेटा रखा गया फिक्स कि इस डेटा से, इस डेटा के अंतर्गत अगर कोई आता है तो फर्स्ट में आएगा, इससे इसके बीच में आएगा, सेकेंड आएगा, तो वैसे ही थर्ड तक कोई नहीं है। आपको याद रखना, फोर्थ में डेनमार्क है, मतलब डेनमार्क को ही हम लोग अभी प्रेजेंट के लिए फर्स्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो 7th रैंक है इंडिया की, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।